नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले, दिल दहलाने वाले नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी जो आपके मन को डर, बेचैनी और करुणा के तूफान में डुबो देगी। ये कहानी है एक शापित बंगले की, एक वफादार आत्मा की और एक ऐसे भयावह रहस्य की जो खून, दर्द और बदले की आग में लिपटा हुआ है। अगर आपका दिल मजबूत है और आप इस डरावने सफर के लिए तैयार हैं, तो अपने आसपास की लाइट्स जलाए रखें, दरवाजे बंद करें और इस कहानी में खो जाने के लिए तैयार हो जाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने डर और फीडबैक जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस भयानक कहानी की शुरुआत करते हैं। रश्मि खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर की मूसलाधार बारिश पर नहीं थीं। बारिश की आवाज में एक डरावनी सिसकारी थी, जैसे कोई आत्मा रात के सन्नाटे में चीख रही हो। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें नहीं, बल्कि जैसे खून के छींटे धीरे धीरे फिसल रहे थे। सामने फैला घना जंगल काले सायों में डूबा हुआ, जैसे किसी प्राचीन शाप को अपने सीने में समेटे बैठा हो। बांस की पत्तियों में हवा की सरसराहट नहीं, बल्कि एक भयानक फुसफुसाहट थी जो रश्मि के कानों में जहर की तरह घुल रही थी। हवा में एक सड़ान थी, जैसे सड़ा हुआ मांस जो उसे बेचैन कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि कोई अनदेखी आंखें उसे हर पल घूर रही हैं। अचानक अंकित ने पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। उसकी आवाज में बनावटी हल्कापन था। क्या हुआ रश्मि? असम कैसा लग रहा है? लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनजाना डर झलक रहा था। रश्मि ने कांपते हुए मुड़कर देखा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक ठंडा खौफ था। ये बंगला, ये मुझे जिंदा निगल लेगा अंकित, यहां कुछ ठीक नहीं है। उसका वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन उसकी आंखों में वह डर था जो किसी अनदेखी सच्चाई को देख चुका था। अंकित ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। वह भी जानता था कि यह बंगला कोई साधारण घर नहीं था। दोनों का ट्रांसफर हाल ही में असम के एक सुनसान कस्बे लखीपुर में हुआ था। दिल्ली की चकाचौंध और भाग दौड़ से दूर इस हरियाली भरे कस्बे में उन्हें शांति की उम्मीद थी। लेकिन यह बंगला जिसमें वे रहने आए थे, उनकी हर उम्मीद को खौफ में बदल रहा था। यह अंग्रेजों के जमाने का बंगला था। ऊंची छतें जिन पर पुरानी लकड़ियां चरमराती थीं, दीवारें जिन पर काई और खून जैसे दाग थे जो रात में चमकते थे, जैसे कोई भूत या रोशनी उनमें कैद हो। लकड़ी की सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराहट की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी उनके साथ चल रही हो। बंगले के चारों ओर घना जंगल था जो रात में और भी डरावना हो जाता था। सामने एक वीरान बगीचा था, जहां सूखी घास में सांपों की फुफकार सुनाई देती थी। बगीचे में टूटे गमले और पुरानी मूर्तियां थीं, जिनके चेहरों पर दरारें थीं, जैसे वे किसी दर्दनाक सच्चाई की गवाह हों। बंगले के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे ईंटों से बंद किया गया था, लेकिन उसकी दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खुरच डाला हो। रश्मि को वह कुआं देखकर ही सिहरन होती थी। उसे लगता था कि कुएं के अंदर कोई चीख रहा है, कोई दर्द भरी आवाज जो रात के सन्नाटे में और साफ हो जाती थी। कुएं के पास की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध आती थी, जैसे वहां कोई मृत शरीर दफन हो। पहली रात ही कुछ भयानक हुआ। आधी रात को रश्मि की नींद टूटी। सीढ़ियों से टप टप की आवाज आ रही थी, लेकिन यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यह भारी गीली कदमों की आवाज थी, जैसे कोई खून से लथपथ चढ़ रहा हो। प्रत्येक कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थीं और हर चरमराहट रश्मि के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और नीचे की ओर देखा। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन अंधेरे में एक जोड़ी लाल आंखें चमकीं, जैसे कोई भयानक प्राणी उसे घूर रहा हो। फिर अचानक वह गायब हो गई। रश्मि ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में सांस ले रहा हो, भारी, गहरी, दर्द भरी सांसें। वह बिस्तर पर लौटी, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अगले दिन उसने अंकित को बताया। उसने हंसकर टालने की कोशिश की। रश्मि, ये पुराना घर है, हवा से सीढ़ियां चरमराती होंगी।
लेकिन उसकी हंसी में डर छिपा था। वह जानता था कि रश्मि का डर बेकार नहीं था। उस रात जब दोनों बिस्तर पर थे, ऊपर के कमरे से एक खरखराहट आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नाखून खींच रहा हो। फिर एक कर्कश, दर्द भरी भौंकने की आवाज, जैसे कोई जानवर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। आवाज इतनी भयानक थी कि रश्मि ने अंकित का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या था? उसकी आवाज डर से टूट रही थी। अंकित ने टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उतरा, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और हवा में सड़ांध की गंध थी, जैसे कोई मृत शरीर पास हो। वे बाहर निकले। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। रश्मि की नजर बरामदे पर पड़ी, जहां गीली मिट्टी पर कुछ निशान थे। वह पास गई और देखकर उसकी सांसें थम गईं। वे कुत्ते के पंजों के निशान थे, गहरे, बड़े और खून से सने हुए। निशान घर के अंदर की ओर जा रहे थे, लेकिन दरवाजे पर गायब हो गए। रश्मि की चीख गले में अटक गई। अंकित ने उसे संभाला, लेकिन वह भी उन निशानों को देखकर कांप उठा। ये क्या है रश्मि? उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी हताशा थी। अगली कुछ रातें नर्क से कम नहीं थीं। हर रात कुछ न कुछ होता। कभी बाथरूम का शावर अपने आप चलने लगता और पानी की धार में खून की बूंदें दिखती थीं। रश्मि ने एक रात शावर के नीचे खून की एक पतली धारा देखी, जो धीरे धीरे नाले में गायब हो गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा वह बेहोश हो जाएगी। कभी रसोई में बर्तन जोर जोर से खड़खड़ाते, जैसे कोई गुस्से में उन्हें तोड़ रहा हो। एक रात रश्मि ने रसोई में एक चाकू हवा में तैरते देखा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हों। उसने चीखकर अंकित को बुलाया, लेकिन जब अंकित आया, चाकू जमीन पर गिर चुका था। सबसे डरावना था वह सुबह जब रश्मि ने दरवाजा खोला। बरामदे की गीली मिट्टी पर फिर वहीं पंजों के निशान थे, इस बार और गहरे और खून से इतने सने हुए कि मिट्टी लाल हो गई थी। निशान घर के अंदर की ओर जा रहे थे, लेकिन दरवाजे पर गायब हो गए। रश्मि की सांसें रुक गईं। उसने अंकित को बुलाया और दोनों ने मिलकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक सड़ांध की गंध थी जो पूरे घर में फैल गई थी। रश्मि को अब हर पल लगता था कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। कभी दरवाजे के पास बैठता तो कभी उसके पैरों को हल्के से छूता, लेकिन इस बार वह स्पर्श ठंडा और चिपचिपा था, जैसे खून से सना हो। रश्मि ने बंगले के मालिक माथुर बाबू से बात की। माथुर बाबू एक रिटायर्ड सरकारी नौकर पास ही रहते थे। उसने कांपते स्वर में पूछा, माथुर बाबू, इस बंगले में पहले क्या हुआ था? ये आवाजें, ये निशान, ये सब क्या है? माथुर बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में खौफ था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, इस बंगले में सालों से कोई नहीं रहा। अब तुम लोग आए हो तो उसका ख्याल रखना। रश्मि ने डरते डरते पूछा, उसका? किसका? माथुर बाबू की आवाज टूट गई। वो जो इस बंगले की रखवाली करता है, वो जो मरने के बाद भी नहीं गया। फिर वे चुप हो गए और बगीचे में पानी डालने लगे, जैसे कोई डरावना सच उनकी जुबान को जकड़ रहा हो। ठीक दोपहर रश्मि घर में अकेली थी। वह किताब पढ़ रही थी। तभी उसे अपने पैरों पर एक ठंडी गीली हवा का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई सड़ा हुआ हाथ उसे छू गया हो। उसने सिर उठाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसके तकिए पर एक भारी दबाव पड़ा, जैसे कोई उसके बगल में लेट गया हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा वह फट जाएगा। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली छाया उभरी। 4 पैरों वाली, लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि कमरे की दीवारें कांपने लगीं। रश्मि की चीख गले में अटक गई। वह डर के मारे घर से बाहर भागी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही छाया थी जो अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे वह कुछ मांग रही हो। अगले दिन अंकित दफ्तर से लौटते वक्त एक दुकान पर रुका। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें खौफ से भरी थीं। उसने अंकित से पूछा, बेटा, तुम उस बंगले में रहते हो जहां कर्नल सेनगुप्ता रहते थे? अंकित ने हामी भरी। बूढ़े की आवाज डर से कांप रही थी। वह बंगला शापित है। शेरू अभी भी वहां है। अंकित ने पूछा, शेरू? कौन शेरू? बूढ़ा फुसफुसाया,
कर्नल का कुत्ता, जर्मन शेफर्ड, इतना वफादार कि मरने के बाद भी उस बंगले को छोड़ने को तैयार नहीं। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने मालिक का बदला लेने के लिए। उसकी चीखें रात में सुनाई देती हैं। क्या तुमने उसे देखा या उसकी सांसें महसूस की? अंकित को लगा यह अंधविश्वास है, लेकिन उस रात बंगले में कुछ और भयानक हुआ। सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज, तेज, गुस्से भरी, जैसे कोई खून का प्यासा भाग रहा हो। रसोई की अलमारी अपने आप खुल गई और बर्तन फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गए। फिर एक गहरी, डरावनी सांस की आवाज, जैसे कोई उनके बेडरूम के बाहर खड़ा हो, उनके नाम पुकार रहा हो। रश्मि को अब हर पल लगता था कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। कभी दरवाजे के पास बैठता तो कभी उसके पैरों को हल्के से छूता, लेकिन इस बार वह स्पर्श ठंडा और चिपचिपा था, जैसे खून से सना हो। एक रात उसने अपने बिस्तर के पास एक गीला, खून से सना हुआ पंजा देखा जो धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। एक रात रश्मि चाय बना रही थी। बाहर तूफान था और बिजली की कड़क से पूरा बंगला हिल रहा था। तभी दरवाजे के बाहर एक भयानक भौंकने की आवाज आई, धीमी लेकिन इतनी दर्द भरी कि रश्मि का खून जम गया। उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ बरामदे की गीली मिट्टी पर पंजों के निशान थे जो खून से लथपथ थे और अंदर की ओर जा रहे थे। निशान दरवाजे पर गायब हो गए, लेकिन कमरे में एक सड़ांध फैल गई, जैसे कोई मृत शरीर वहां मौजूद हो। रश्मि की सांसें रुक गईं। वह जान गई थी कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। अंकित ने तय किया कि वह कर्नल सेनगुप्ता और शेरू के बारे में और पता लगाएगा। उसने माथुर बाबू से फिर बात की। इस बार माथुर बाबू ने कांपते हुए सारी कहानी बताई। यह बंगला कर्नल सेनगुप्ता का था, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सख्त लेकिन इंसाफ पसंद। उनका एक जर्मन शेफर्ड था, शेरू, इतना वफादार कि दिन रात कर्नल के साथ रहता। जंगल से तेंदुए और भालू आते, लेकिन शेरू ने कभी किसी को घर के पास फटकने नहीं दिया। माथुर बाबू की आंखें नम हो गईं। फिर एक रात 4 चोर बंगले में घुसे। वे हथियारों से लैस थे। सुना था कि कर्नल के पास बहुत दौलत थी। शेरू ने उन पर हमला किया, एक का गला काट डाला, लेकिन बाकी 3 ने उसे लोहे की छड़ों से पीट पीट कर मार डाला। उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। माथुर बाबू की आवाज टूट गई। शेरू की चीखें सुनकर कर्नल बाहर आए। चोरों ने उनका गला घोंट दिया। सुबह तक घर में खून बिखरा था और शेरू की लाश कुएं में मिली। वह सिर्फ कुत्ता नहीं था बेटा, वह एक वफादार जान थी जो अपने मालिक को बचाते बचाते मर गई। अंकित ने यह कहानी रश्मि को बताई। उस रात रश्मि को नींद नहीं आई। वह शेरू के दर्द को महसूस कर रही थी। तभी आधी रात को उसे अपने बिस्तर के पास गर्म चिपचिपी सांसें महसूस हुईं, जैसे कोई घायल जानवर उसका साथ मांग रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा। तूफान में बरामदे पर एक धुंधली छाया बैठी थी, 4 पैरों वाली, आंखें खून की तरह लाल। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि कमरे की हवा ठंडी हो गई। रश्मि की चीख गले में अटक गई। उस रात उसे एक सपना आया। एक जर्मन शेफर्ड जिसके शरीर पर खून के गहरे घाव थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, मैं अब भी इस घर की रखवाली कर रहा हूं, लेकिन मेरा दर्द मुझे खा रहा है, मुझे मुक्ति दो। अगले दिन अंकित और रश्मि कुएं के पास गए। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुएं की ईंटें हटी हुई थीं, जैसे किसी ने रात में उन्हें खुरचकर हटाया हो। मिट्टी पर ताजा पंजों के निशान थे, खून से सने हुए। पास ही एक सड़ा हुआ कुत्ते का कॉलर पड़ा था, जिस पर लिखा था, शेरू। रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। वह समझ गई कि शेरू की आत्मा दर्द और बदले की आग में बंधी थी। उस रात रश्मि ने अंकित से कहा, हमें शेरू को इंसाफ दिलाना होगा। वे पास के मंदिर में गए, जहां एक बुजुर्ग पुजारी दिवाकर बाबा रहते थे। बाबा ने उनकी बात सुनी और बोले, यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, ये वफादारी और दर्द की आग में जली है। इसका अंत क्रूर था। ये तब तक भटकेगी जब तक इसे इंसाफ और मुक्ति ना मिले। उन्होंने एक तांबे की घंटी दी और कहा, रात को जब तुम उसकी मौजूदगी महसूस करो, ये घंटी बजाना, और जो दिखे उससे डरना मत। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसका दर्द तुम्हें डराएगा। उस रात आसमान में काले बादल छाए थे।
तूफान और बिजली की कड़क से पूरा जंगल हिल रहा था। रश्मि और अंकित ने घंटी बजाई। अचानक कमरे में हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पंखा रुक गया। सामने के कोने में धुंध उठी और उसमें एक आकृति उभरी। शेरू। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन उसके घाव चमक रहे थे, जैसे खून अभी भी बह रहा हो। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि कमरे की दीवारें कांपने लगीं। रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, शेरू, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी वफादारी को कोई नहीं भूला। अब तुम आजाद हो सकते हो। तभी शेरू की आत्मा ने जैसे एक दृश्य प्रकट किया। दीवार पर पुरानी फिल्म की तरह दृश्य उभरे। कर्नल का हंसता चेहरा, शेरू के साथ बगीचे में खेलना, फिर वह खौफनाक रात, चोरों का आना, शेरू का उन पर हमला और उसका कुएं में फेंका जाना। लेकिन एक और चीज दिखी। एक चोर जिसे शेरू ने घायल किया था बच निकला था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें। रश्मि ने चीखते हुए कहा, यह तो वही मेडिकल स्टोर वाला है, लखिंदर, जिसका एक हाथ कटा हुआ है। अगले दिन वे मेडिकल स्टोर गए। लखिंदर, 55-60 साल का एक आदमी, वहां बैठा था। उसकी आंखों में वही खौफ था जो शेरू के दृश्य में दिखा था। अंकित ने उससे बात शुरू की और शेरू का कॉलर सामने रख दिया। लखिंदर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो कुत्ता, वो शैतान था। उसकी घबराहट ने उसे बेपर्दा कर दिया। अंकित ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। 30 साल पुराना केस दोबारा खोला गया। कुएं की सफाई में शेरू का कंकाल और एक मानव हाथ की हड्डियां मिलीं। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह लखिंदर का कटा हुआ हाथ था। लखिंदर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरू के कंकाल को बंगले के सामने दफनाया गया। उस रात जब रश्मि और अंकित ने घंटी बजाई, कोई आहट नहीं हुई, लेकिन खिड़की के बाहर बगीचे में शेरू की आकृति एक आखिरी बार दिखी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून था। वह हल्के से भौंका, जैसे विदाई दे रहा हो, और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। रश्मि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, शेरू, तुम अब आजाद हो। तुम्हारी वफादारी को कोई नहीं भूलेगा। दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी, जिसने शायद आपके रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा सबसे डरावना था, और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक रात में खिड़कियां बंद रखें। धन्यवाद।